नमस्कार, द एनवी शर्मा शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। इन दिनों पूरी दुनिया में एक ही बात को लेकर चर्चा हो रही है और वो है एन कोविड-19। अब एन कोविड-19 के लिए न तो कोई वैक्सीन अभी तक बना है और न ही कोई गारंटी के साथ कह सकता है कि आगे क्या इसकी परिस्थिति होने वाली है। हालांकि हम सिर्फ अभी लॉकडाउन के दौर से गुजरे हैं, पता नहीं ये कब तक एक्सटेंड होगा। खैर, ये एक हो गई बात। और एम्प्लॉयज़ जो है वो काफ़ी सुरक्षित है क्योंकि उनको मालूम है मंथ के एंड में उनका पगार उन्हें मिलना है, या फिर बाद में बड़े व्यापारी जो है वो भी निश्चिंत है क्योंकि फ़िलहाल जैसे तैसे उनकी रोज़ी रोटी चल जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं मिडिल मैन, कॉमन मैन और इस किस्म के जो लोग हैं, ये काफ़ी प्रभावित होते इस कोविड-19 के कारण। वैसे हमारे समाज में जो 4 हीरोज़ है उनकी बड़े काफ़ी गुणगान होती है इन दिनों, और कर होनी भी चाहिए क्योंकि एक तो हम हेल्थ वर्कर्स की बात करते हैं, सराहनीय काम कर रहे। पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं सैल्यूट करता हूं क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अलावा इसके साफ़ सफाई कर्मचारी जो है वो भी इस शहर को या इस देश को या इस दुनिया को क्लीन रखने में लगे। लेकिन हैरानी ये होती कि एक वर्ग, समाज का एक वर्ग जिसको हम व्यापारी वर्ग कहते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन इमेंस है क्योंकि हमारे इकोनॉमी को पटरी पर रखे रहने के लिए इनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और उस हिसाब से कर भी रहे। लेकिन इनके बारे में आजकल कोई चर्चा ही नहीं हो रही क्योंकि बाई चांस ये कोविड-19 के लॉकडाउन्स ख़त्म हो जाते हैं नियर फ्यूचर में, तब इनके ऊपर क्या परिस्थिति आएगी और फिलहाल किस परिस्थिति से गुजर रहे, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए हमने बुलाया शहर के, देश के इंटरनेशनल नोन CA श्री BC भरतिया साहब को। और मैं आपको बता दूं कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के ये नेशनल प्रेसिडेंट भी है। CA है वैसे पेशे से, लेकिन बहुत सारे समाज सेवा की उन्होंने, और उनका स्वागत करता हूं मैं सर। नमस्कार सर, जैसे मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि व्यापारी वर्ग को लेकर शायद अभी इतनी बातें नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, तो इस पर आपके क्या विचार है सर? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो व्यक्ति पूरे समाज में ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा रहा है जी, उसके बारे में हल्के शब्दों का प्रयोग करना या उसको कहीं चर्चा में ही नहीं लाना। साहब, सुबह 6 बजे 7 बजे वो आता है सेवा करने के लिए। जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ मुहैया करा रहा है, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मुहैया करा रहा है। इतना ही नहीं, अगर कोई सामान नहीं है तो सामान कहाँ से लाना। हमने देश में कई जगह देखा, व्यापारी दुकान खोलने जा रहा है, उसको डंडे पड़ गए, कई दुकानों में तोड़फोड़ भी हो गई, मगर वो डटा रहा। ये सिपाही हैं, अर्थव्यवस्था के सिपाही हैं, और हर परिस्थिति में ये लोग कार्य कर रहे हैं और बगैर अपेक्षा के ये कार्य कर रहे हैं। ये बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर रहे कि हमारे लिए कुछ बात अच्छी आप करें, मगर कम से कम हल्की बात तो मत करो जी। आपको सामान पहुंचा रहा है और उसके बारे में जो बातें होती है इससे बहुत ठेस पहुंचता है। अगर आप देखें 3,000 की प्लेन की टिकट 25,000 और 50,000 में हो जाती है, कोई कुछ नहीं बोलता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम माइनस में हो जाते, हमारे यहाँ कम नहीं होते, कोई कुछ नहीं बोलता। और मेरा किराना व्यापारी वाजिब दाम में माल बेचते हुए भी उसके बारे में बदनामी कर रहे हैं। कंपनी वाले अगर बिस्किट की कीमत जो भी तय कर रहे हैं, कभी देखे कि वो कीमत सही है कि गलत है, उसमें कितना मुनाफा है, ये कोई नहीं देखता। उसका कारण क्या है कि जहाँ अपनापन होता है, हम व्यापारी को हमारे घर का सदस्य समान ही लेके चल रहे हैं, तो अक्सर अपनों को ही हम लोग इस प्रकार से बातें करते, मगर ये करना उचित नहीं है, मेरा ऐसा कहना जी। सर, अब बहुत उम्दा बात कही आपने, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अभी वैसे मैं बेसिकली आशावादी हूँ, ऑप्टिमिस्टिक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन द नियर फ्यूचर ये लॉकडाउन हट जाएगा और हम लोग पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे। तो जैसे ये लॉकडाउन हटने के बाद जो फर्स्ट कंडीशन आती है कि व्यापारियों को किन किन सावधानियाँ बरतनी होगी, खासकर जो छोटे व्यापारी हैं। देखिए, आपको एक तो ये समझना है कि लॉकडाउन हटना और वायरस का आक्रमण होना, ये दोनों में फ़र्क है। अच्छा। लॉकडाउन आर्थिक गतिविधियां चलने के लिए सरकार आपको सहूलियत दे रही है, मगर वायरस तो है ही। तो जैसे सरकार के निर्देश है, हमें सारी मार्केट को सैनिटाइज करना चाहिए। कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर ने देखना चाहिए कि सारे मार्केट को डिसइंफेक्ट किया है कि नहीं किया है, सैनिटाइज किया है कि नहीं किया है। हम जब दुकान में जाएं
तो दुकान क्योंकि 1.5-2 महीने से बंद मिलेगी, तो उसके अंदर काफ़ी कुछ कीड़े मकोड़े और भी बातें हो सकती है, वायरस बैक्टीरिया दुनिया भर वायरस रहेगा सब, तो एकदम से अंदर नहीं घुसना है। हमें दरवाज़ा खोल के पहले हवा आदान प्रदान हो जाए, होए तो पहले मेन स्विच उसका बंद कर दो, क्योंकि कई लोग इस सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और अगर कहीं स्पार्किंग हो गई तो आग ना लग जाए, तो उसका ध्यान देना है। पूरी दुकान की सफाई करना है। इतने दिन रुक गए, व्यापार एक दिन बाद में करना और भी रुके, हाँ। मगर ऐसा ना हो कि हम बीमारी घर लेके जाएं। पूरी दुकान को साफ करना चाहिए, अच्छे से साफ करना चाहिए। अगर ज़्यादा स्टॉक दुकान में है तो स्टॉक को कहीं हस्तांतर करना चाहिए। फिर मालिक ने भी मास्क पहनना चाहिए, जितने भी कर्मचारी है सब ने मास्क पहनना चाहिए। डिस्टेंसिंग का जो कहा जा रहा है वो डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। सैनिटाइज़र लगाना चाहिए, दुकान के बाहर भी सैनिटाइज़र लगाना चाहिए। अगर कोई आया तो वो पहले हाथ साफ करे, उसके बाद में हाथ सैनिटाइज करने के बाद वो बताए। दुकानदार को भी ये ध्यान रखना है कि जो ग्राहक है वो एकदम से उमड़े नहीं, तो उनको भी पीछे 5-5 फुट की दूरी पे उनको रखे, एकदम से दुकान में घुसने न दे, क्योंकि ऐसा न हो कि हम व्यापार करने गए और घर में बीमारी लेके आ गए। तो ये भी हमको देखना है। हमें अगर हो सके तो बास्केट के अंदर माल रखकर और बास्केट उसको देना चाहिए ताकि हमारा कांटेक्ट ना आ सके। राइट। जितना हो सके डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट से पैसे स्वीकार करना चाहिए। हर कस्टमर के बाद हमको हाथ सैनिटाइज करना चाहिए। जब तक हम ये सारा प्रिकॉशन नहीं लेंगे, मार्केट के अंदर मार्केट एसोसिएशंस की जवाबदारी है कि 2-3 साफ सफाई कर्मचारी मार्केट में घूमते रहें। कहीं भी कचरा दिखे तो वो उसको कलेक्ट कर ले, कहीं भी पानी या गंदगी दिखे तो थोड़ा सा चूना डाल दे या जो भी डिसइंफेक्टेंट है वो डाल दे, ताकि हमें ज़रूरत है, हमें ध्यान ये रखना है कि ग्राहक बाजार में आए। अगर ग्राहक को लगेगा कि मैं सामान खरीदने जा रहा हूं और वायरस लेके आ रहा हूं तो ग्राहक मार्केट में नहीं आए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम मार्केट को अच्छे से सैनिटाइज रखें, दुकान को सैनिटाइज रखें और व्यवहार जो करें वो थोड़ा दूरी मेंटेन करते हुए व्यवहार करें। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही सर, बने तक ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा हर दुकान में हो, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि कम से कम भारत में कि जब नोट गिनते तो जरा थूक लगा के फिर गिनते, हो सकता है उससे भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए। एक सवाल ये भी आता सर कि मार्केट खोलने के बाद चाहे वो छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी, उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं अभी इस ब्रेकडाउन के बाद? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, और व्यापारी को ये समझना ज़रूरी है चैलेंजेस क्या कि चैलेंजेस क्या है। हमें हर एंगल के चैलेंजेस हैं, हमें हर एंगल को समझना है। सरकार का राजस्व नहीं आ रहा तो राजस्व डिपार्टमेंट भूखा बैठा है, वो देखेगा कि आपके कंप्लायंस हो रहे कि नहीं, टैक्स पेमेंट हो रहा है कि नहीं। आपने जो माल खरीद के रखा है वो माल तो आपने उधारी में बेच दिया, पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, मगर आगे माल दुकान में लाने के लिए आपको पैसे चाहिए। बैंक के साथ व्यवहार कैसा है? 31 मार्च हो गया, साल खत्म हो गया, जल्दी से जल्दी मेरे को बैलेंस शीट बनानी है। यानी ये तो हो गया बगैर व्यापार के मेरे को चैलेंज है, इससे मेरी एक भी पैसे की कमाई नहीं हो रही जी, लेकिन ये चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज, यानी चैलेंज है। तो मेरे को वहाँ भी देखना है, साथ में पैसे भी कमाने हैं, ग्राहक की सेवा भी करना है। अब ग्राहक का बिहेवियर कैसा रहेगा, वो दुकान में आएगा कि नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसा तो नहीं कि हमको ग्राहक के घर या दफ्तर माल पहुंचाना पड़े, क्योंकि स्टाफ भी कम हो जाएगा। अगर खुलेगा भी तो सारे स्टाफ को रखेंगे या नहीं रखेंगे, या सरकार परमिशन देगी नहीं देगी। अभी भी सरकार बोल रही है 50% स्टाफ से बात करो, काम करो। तो ऐसी परिस्थिति में हमको हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैक्सिमम जगह हमारे ग्राहकों में पहुंचाना पड़ेगा कि मैं ताई आपके घर में डिलीवरी करूंगा, मेरे को व्हाट्सएप कर दो आप। ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा जी। और लिक्विडिटी का पैसे की तरलता सबसे बड़ा चैलेंज रहेगी। व्यापारी इसको कैसे सामने देखेगा वो देखेगा। ये लिक्विडिटी की एक बहुत अच्छी बात कही आपने। इससे पार होने के लिए या इससे उबारने के लिए आपको क्या लगता है कि मार्केट में कुछ नए ट्रेंड्स प्रैक्टिस करने होंगे हमें? जैसे अभी एक कन्वेंशनल मार्केटिंग मेथोडोलॉजी थी अभी, अब उसको उससे हट के हम एक न्यू ट्रेंड पे चलेंगे।
हमें न्यू ट्रेंड पे ऐसा करना पड़ेगा कि स्टॉक न रहते हुए धंधा कैसे करना। हाँ जी। क्योंकि आज हम जो हमारी फिजिकल दुकान लेके चल रहे हैं तो स्टॉक भर के रखा है, उसमें पैसे बहुत लग रहे हैं। अब स्मार्ट तरीके से कैसे काम करें? ऑनलाइन। तो हम ऑनलाइन आ रहे हैं, जहाँ पर स्टॉक की जरूरत नहीं, सिर्फ फोटो डाल दिया तो काम हो गया। ऑर्डर आया तो डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से माल लाए, पहुंचा दिए, पैसे लाए, दे दिए। तो ये कम पैसे का या बगैर पैसे का ये व्यापार डेवलप होना है। तो आज फिजिकल दुकान रखते हुए हमें ऑनलाइन दुकान पे आना पड़ेगा, इसका कोई पर्याय नहीं है जी। तो हम ऑनलाइन दुकान कैसे आ रहे हैं? हम कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के माध्यम से हम लोग पूरे देश में ऑनलाइन का हम शुरू कर दिया है ताकि हमारे व्यापारी आ सके। मगर व्यापारी को समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन मेरे को दुकान रखनी पड़ेगी, उसमें पैसे मेरे लगते नहीं। मेरे को ये व्हाट्सएप सिस्टम जो मैंने बताया कि हर ग्राहक के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप पे ऑर्डर आ गया और मैंने होम डिलीवरी दे दिया जी। ये चीज़ें हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और जो समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित नहीं करेगा उसको कहीं ना कहीं सफ़र होना ही उसको। सर ये अच्छी बात कही, फिजिकल शॉप आपका रहे तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन आप ऑनलाइन प्रैक्टिसेस भी शुरू कर दे तो कम से कम एक न्यू ट्रेंड आएगा मार्केट में। और मेरे ख्याल से ये जो कोविड स्प्रेड जैसे बीमारियाँ जहाँ सोशल डिस्टेंस वो भी सॉल्व हो जाता है। कस्टमर की तरफ से क्या बिहेवियरल चेंजेस उम्मीद करते हैं आप लोग? देखिए ये भी चैलेंज है जो एक व्यापारी के सामने आने वाला है। कस्टमर, ये जो हमारे पारंपरिक बाजार है जहाँ गाय भैंस जानवर भी रहते हैं जी, जहाँ गड्ढे रहते हैं, पानी भरा रहता है, जहाँ कंजशन रहता है, हो सकता है जहाँ जहाँ क्राउड रहेगा वहाँ पर एक वायरस है। देखिए ये हेल्थ से संबंधित है और कोई भी अपनी हेल्थ को रिस्क पे नहीं डालेगा, तो ये उन बाजारों में जाएगा नहीं या बाजार में जाना ही बंद कर देगा। क्योंकि ये हमारा जो नई जनरेशन आ रही है ये सब टेक्नोलॉजी सेवी है, सब टेक्नोलॉजी सेवी है। तो वो तो आज भी हमारे घर में क्या हो रहा है, किराना वाले को व्हाट्सएप कर दे रहे हैं, वो माल पहुंचा रहा है, उसके पास आदमी नहीं है, मालक आके माल पहुंचा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं नहीं पहुंचाऊंगा तो ये हाथ से निकल जाएगा। राइट। अब कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा, जो पहले क्या हो रहा था साहब कि जो हमारे कारीगर लोग थे, अगर इलेक्ट्रिशियन है तो वो जो बिजली की दुकान में गया, हमने वहाँ जाके माल खरीद लिया, बड़ी है, उसने जहाँ ले गया वहाँ से प्लाईवुड और बाकी सामान खरीद लिए। प्लम्बर है, उसने जहाँ ले गया वहाँ से हमने नल ये सब। अब एक तो उनके साथ मालक जाना नहीं चाहेगा, राइट, और मालक डिज़ाइन देख के घर से ऑर्डर करना चाहेगा। तो हमारा ई ब्रोशर, आज व्यापारी को ई ब्रोशर सामने रखना पड़ेगा। भीड़ वाली जगह कस्टमर नहीं आएगा, पैसे न तो वो नगद देना चाहेगा, न पैसे गिन के वापस लेना चाहेगा, लेना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि क्या मालूम वायरस लगा है। वो डिजिटल पेमेंट ही करेगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ही पेमेंट करेगा। तो जो व्यापारी अपने आप को अपग्रेड करके और एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग के जरिए घर घर घुस जाएंगे, वो व्यापारियों के तो दुकान चलने लगे जी। और जो पहले सिस्टम था, मैं बाजार में बैठा हूँ, ग्राहक बाजार में आता है, अब बाजार फिजिकल बाजार हटके इलेक्ट्रॉनिक बाजार हो गया। यस। और इलेक्ट्रॉनिक बाजार पे अगर आपकी दुकान नहीं है, जैसा मैं कई बार लोगों को समझाता हूँ, यू आर नॉट इन द गेम, यू आर नॉट, मैं लोगों को क्या समझाता हूँ कि बॉस वो रात को डिनर करने के बाद मार्केटिंग करने निकल रहे हैं, क्योंकि दिन को ऑफिस में बैठे हैं। तो वो जो बाजार में मार्केटिंग करने जा रहे हैं वहाँ तेरी दुकान ही नहीं है, और वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, तेरे पास वो पैसे स्वीकारने की सुविधा नहीं है, तो तेरी दुकान चलेगी कैसे, ये तो समझ। जी, भरतिया साहब जो कह रहे हैं, खासकर व्यापारी वर्ग इस पर ध्यान दे कि आपको इस बिजनेस में, इस कंपटीशन में रहना है तो आपको ई मार्केटिंग अपनाना ही होगा, और ये नियर फ्यूचर में ये भी ट्रेंड चालू होने वाला है। सर ये तो हो गई बड़े बड़े होलसेलर्स की, रिटेलर्स की, लेकिन मैं छोटे व्यापारियों की बात कर रहा हूँ जो फुटपाथ पे बैठ के अपना बिजनेस करता है और कुछ 5-50 रुपये कमा लेता है। तो इनके बिजनेसेस या और कौन से ऐसे बिजनेसेस है जिन पर ये इसका विपरीत असर पड़ने वाला है? देखिए, विपरीत असर तो बहुत भयंकर पड़ेगा। आज
लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। अभी शादियां खत्म हो गई, अब शादी दिवाली के बाद ही आनी है, 6-8 महीने। तो हमारे ज्वेलर्स का क्या होगा, कीमती कपड़े बेचने वालों का क्या होगा, शादी से संलग्न जो है उनका क्या होगा, सारे त्योहार चले गए, फूल वालों का क्या होगा। फूल वालों की तो खेती खत्म हो गई, अब गणपति के बाद फूल की डिमांड आएगी। इनके ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट, अब लोग ये पसंद करेंगे कि पूरा खाना पूरा परिवार रेस्टोरेंट में जाने के बजाय एक या दो आइटम वहां से मंगा लो, चावल रोटी दाल घर में बना लो, तो खर्चा भी कम हो गया और बाहर की दावत का मौज भी आ गया। लोग एयर कंडीशन में जाना पसंद करेंगे क्या? ये दुकानों को भी चैलेंज आने वाला है साहब। सिर्फ छोटी दुकान की बात नहीं है, छोटी दुकान वाला तो मर मर के निकलेगा, उसका खर्चा नहीं है। ये बड़ी दुकानों ने जो खर्चे पाल के रखे हैं, तो एयर कंडीशन में भी वायरस के चक्कर में लोग शायद जाना पसंद ना करें। रेस्टोरेंट्स में इसलिए नहीं जाएंगे कि वो पूरे रेस्टोरेंट में या पूरे एयर कंडीशन मॉल में एक दो को भी वायरस है तो वो तो एयर कंडीशन में घूमता रहेगा जी, किसी को भी लग सकता है। तो जैसे जैसे एजुकेशन इसके बारे में डेवलप होगी, लोग एसी के भी बाहर जाना शुरू करेंगे और ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और एक अच्छी बात जो मेरे को अभी देखने मिली, हमारा सब्जी वाला भी, स्मार्टफोन सबके पास आ गया जी। हमारा सब्जी वाला भी अपना मोबाइल नंबर दे रहा है कि मेरे को बोल दो मैं घर में पहुंचा दूंगा। फल वाला भी दे रहा है। तो ये इनका जो अपग्रेडेशन होगा और इनकी जो होम डिलीवरियां शुरू हो जाएगी, इनके ऊपर विश्वास है, कॉर्पोरेट के ऊपर विश्वास नहीं है जी। तो इनका ये थोड़ा थोड़ा अगर चेंज हो जाएंगे तो इनका व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब हम कहीं लौट के वहीं वापस आ रहे टू दैट ओल्डन पैटर्न। बिजनेसमैन की बात कही आपने, बिजनेसमैन के बारे में कहा कि उसको चैलेंजेस है और काफ़ी कंपटीशन रहेगा, तो वो अपने एक्सपेंडिचर्स को किस तरह से कट करे सर ताकि वो मुनाफा में रहे? देखिए, हर लेवल पे खर्चा कट करना है, हर लेवल पे। हमको स्टाफ कितना रखना है, हमको दिखावे में, बिजली में कितना खर्च करना है, पैकिंग, कॉस्टली पैकिंग, गिफ्ट में हमको कितना खर्चा करना है, ट्रैवलिंग में कितना खर्चा करना है, ट्रैवलिंग कटौती हो सकती है क्या, हर मायने में इनको खर्चा कम करना पड़ेगा जी। जो आइटम में पैसे लग रहे और मुनाफा कम है, ये आइटम रखना क्या, ये हर चीज को, पूरे बिजनेस को रीड्राफ्टिंग, रीप्लानिंग करना पड़ेगा कि अब मैं व्यापार कैसे करूं, 2 पैसे कम मिले मगर चोखे मिले, ये वाली पॉलिसी पे आकर सबको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, नहीं तो तकलीफ होगी जी। सर, आप एक खुद बिजनेसमैन रहे हो और अभी भी हो, और आपने उतार चढ़ाव काफ़ी देखे जीवन में। एक टाइम था जब बैंक्स वगैरह से लोन पास करवा लेना काफ़ी इजी था और हो जाता था। अब इस कोविड-19 सिचुएशन के बाद, मतलब आफ्टर द लॉकडाउन, तो क्या लगता है कि बैंक्स का रवैया चेंज होगा? साहब देखिए, हाल ये है कि बैंक अभी खुद ही लड़खड़ा रही है जी, जिसके ऊपर अर्थव्यवस्था को खींचने की जवाबदारी है, वही आज पैसों को लेके तकलीफ में है। बैंक को सबसे पहले खुद को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए रिजर्व बैंक को और सरकार को इन बैंकों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से सरकार को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये बैंक की जो मेंटल कंडीशन है, तो ये साहूकार के आगे निकल गए। अगर 150 रुपए की सिक्योरिटी दो तो 100 रुपए का लोन दे दो। ऐसी परिस्थिति में सबके पास सिक्योरिटियां हो गई खत्म और व्यापार के लिए चाहिए पैसे। तो सरकार को क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सामने आना पड़ेगा, सिडबी को सामने आना पड़ेगा, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन जो बैंक गारंटी के सामने लोन देती थी, वो बैंक गारंटी को हटा दे। और इस प्रकार से लोगों को आगे आके काम करना पड़ेगा। एक चीज़ और बता दूं, ये जो हुंडी चिट्ठी के भरोसे चलते था मार्केट, इसमें भी काफ़ी कुछ तकलीफ आएगी, क्योंकि अब डिफॉल्टर्स बढ़ेंगे तो लोग बोलेंगे मेरा पैसा ब्याज नहीं कमाऊंगा मगर मैं घर में रखूंगा। तो ये जो पैसा मार्केट में रहता है, ये मार्केट के बाहर जाने लगेगा। तो निश्चित रूप से जब तक ये रोल नहीं होगा तब फिर ये होना ही है। ये तकलीफ आएगी। ये 6 महीना किस तरीके से अर्थव्यवस्था निकलेगी, उसके दिसंबर जनवरी के बाद पोजीशन ठीक होगी अगर हम इसको रोल कर सके। तो सरकार को
2-3 लाख करोड़ रुपए मार्केट में डालना पंप पड़ेगा। करना ही होगा। ये मेरा एक फर्म मानना है। हो सकता है 2-4 दिन में हो भी जाए, अनाउंस भी हो जाए कुछ। जी सर, इन शॉर्ट आपका कहना है कि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो है उन्होंने सक्रिय होकर इसमें कदम रखते हुए हेल्प करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, रिस्क लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये भी आता है सर कि ये बैंक, ये जो व्यापारी है वो 2-3 तरह से खींचा जाए। एक तो कस्टमर की एक डिमांड रहती है, बैंक वाले उनका अपना प्रेशर रहता है, गवर्नमेंट के आए दिन पॉलिसीज़ बदल रही है। तो गवर्नमेंट के ऐसे कौन से प्लान्स हो जो बिजनेसमैन पर अफेक्ट न करे, या इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसमें किस किस्म की सहूलियतें होनी चाहिए? साहब देखिए, सबसे पहले तो ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था की जो मजबूत कड़ी है वो ये खुदरा व्यापार है। और हमारे यहाँ रोजगार के साधन सीमित हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्वरोजगारी। और ये स्वरोजगारी को अभी आप क्या कर रहे हो, रोजगार को सपोर्ट कर रहे, तेरे को तनख्वाह मिलेगी, रोजगार को। और जो स्वरोजगारी है और जो रोजगार देते हैं उसके बारे में क्या है आपकी नीति? उसकी कोई नीति की बात नहीं करेगा तो कैसे होगा? कहीं ना कहीं व्यापारियों को, स्वरोजगारियों को सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। कोई सरकारी इनके यहाँ अधिकारी नहीं आएगा, इनको छूट दो। ये जो ड्यू डेट है 30 जून तक, अब मैं दुकान खोलूंगा तो मैं मेरे ग्राहक को देखूं कि सरकार के 30 जून की कार्रवाई पूरी करूं। सरकार को कहीं ना कहीं अब ये समझना पड़ेगा कि कानूनी पचड़ियों में व्यापारी को न फंसाते हुए इसको थोड़ा छोड़ दो, दिसंबर तक छोड़। मतलब एक प्रकार जैसे टैक्स हॉलीडेज दिया करते थे वैसे इसमें कंप्लायंस हॉलीडे। कंप्लायंस, आप टैक्स की छूट मत दो, ले लेना हमसे टैक्स, हॉलीडे दो उनको। कंप्लायंस का हॉलीडे दे दो 6 महीने, 6 महीने के लिए कि नो कंप्लायंस, इनको सेटल होने दो और फिर बाद में फिर आपके नियम पॉलिसी जो है। तू धंधा कर जी, तू सेवा कर ग्राहकों की, तू अपने आप खड़ा हो जा, अपनी मजबूती कर, क्योंकि हमारा मेजर पार्टनर तो बैंक और सरकार है। और यही अगर जो हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे पार्टनर कौन है? ये लोग हैं। हमारी आमदनी, हमारे टर्नओवर का मेजर हिस्सा ये दो ले जा रहे हैं। तो इनको ऐसे समय हमारे साथ खड़ा होना चाहिए ना, पार्टनर के साथ, कि पार्टनर को डूबने देना। तो इनको हमारे साथ आना होगा जी। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट करेगी भी वो, क्योंकि अर्थव्यवस्था को चलाने वाले यही लोग हैं। सब करेगी और करना चाहिए। दो में फर्क है। हम उम्मीद करते हैं सर कि कम से इस कोविड-19 वेकेशन के बाद आपको क्या लगता है, लॉकडाउन के बाद, कि कौन से वो बिजनेसेस है जो अभी पनपने शुरू हो जाएंगे, या न्यू बिजनेसेस जो आएंगे मार्केट में? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, ये लोगों ने समझना चाहिए। और अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि जिन लोगों के पास व्यापार नहीं है, ऐसे लोग नया व्यापार पकड़ के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि व्यापार ही नहीं है उनके पास। पुराने व्यापार, पुराने दिग्गज लेके बैठे। अभी अपन बार बार बात कर रहे हैं होम डिलीवरी। अगर छोटी छोटी इंट्रा सिटी शहर के अंदर होम डिलीवरी देने वाले तैयार हो गए, 50 बच्चे, 100 बच्चे, और दुकानदारों को बोल तू लिस्ट बना, हम घर पहुंचाते हैं, अगेंस्ट कमीशन, कमीशन चार्जेस तो लेंगे ही। जी। तो आज जैसे ये हम टैक्सी वाले देखते हैं, प्राइवेट टैक्सी वाले मिनिमम 50 रुपया रखा है ये। और कोई भी दुकान का दायरा जो होता है ये 4-5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होता उसके ग्राहक का दायरा। जी। तो वो बोले 50 रुपये लूँगा, 10 किलो तक सामान पहुँचा दूंगा। आप देखेंगे ये एक बहुत बड़े रूप में रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो सर्विस इंडस्ट्री हमको देखना है कि नए प्रकार की सर्विस इंडस्ट्री हम कैसे खड़े कर सकते हैं, घर पहुंच सेवाएं कैसे दे सकते हैं। मेडिकल, आप देखिए, हो सकता है कि हॉस्पिटल में जाना नहीं जाना, मगर कई चीज़ें, आपको पैर टूट गया, आपने क्रचर्स खरीदे या व्हील चेयर खरीदी, कितने महीने काम है? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद वो पैसे वेस्ट। ऐसे किराए पे देने वाले बड़े पैमाने पे व्यापार खड़े हो जाएंगे। नर्सिंग करने के लिए बच्चे खड़े हो जाएंगे कि हम नर्सिंग करेंगे। 2 महीने पेशेंट की देखभाल कर दी, ठीक हो गया, पैसा लिया और निकल गया। ये सारे सेक्टर्स बहुत बड़े पैमाने पे सामने आएंगे। घर में महिलाएं अलग अलग व्यंजन बनाकर, और ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा इसका जरिया है, तो व्यंजन बनाकर और सोशल मीडिया से स्प्रेड करेगी
और लोगों को जरूरत है, मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो खाना तो बेसिक खाना तो बना लिया, और स्पेशल आइटम नॉन वेज आइटम है, हम वेज है मगर नॉन वेज हम लोग खाते हैं, स्वीट्स है, डेजर्ट्स है, तो ये पड़ोस से 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी महिला अच्छा बना लिए उससे लेके मंगाएंगे। ये बहुत बड़ा व्यापार है और महिलाओं को घर बैठे एक अच्छा आमदनी का स्रोत चालू हो जाएगा। और इतना ही नहीं, खाली बैठी महिला बिजी हो जाएगी और ये बहुत बड़ा व्यापार हो जाएगा। गंभीरता से इसको सोचना चाहिए। आपने कुछ महिलाओं को बुला के इसके लिए कार्यक्रम लेना चाहिए कि लोगों को प्रोत्साहन मिले। जी जी सर, आपने कहा अपने इस स्टेटमेंट के दौरान कि कुछ नए ट्रेंड्स बिजनेस में उभर के आना चाहिए और ये हम देख भी रहे, इनफैक्ट चालू भी हो गया। जैसे अगर मैं आज एक कार खरीदूं और वो कार की कीमत कम से कम 5-6 लाख मिनिमम पकड़ रहा हूँ मैं, और इट कैन गो टू 10, 20, 30, 40 जो भी, लेकिन इतना पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा मैं अगर एक ओला बुक कर लूँ अपना सर्विस, जहाँ भी जाना आना जाना है, और कॉस्ट कैलकुलेट करूँ पेट्रोल डीजल या जो भी उसमें ईंधन है, तो मेरे ख्याल से ये सर्विसेज ज़्यादा फायदेमंद। देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरी बेटी सिंगापुर में, ठीक है, भगवान की दया से, भगवान का आशीर्वाद है, दोनों अच्छा कमा रहे, मगर उन्होंने कार नहीं खरीदा। अपन अपने हिंदुस्तानी स्टाइल से बोले, क्योंकि अपन समझते कार नहीं तो पैसे की तकलीफ है क्या, कार नहीं करे। उनका ये कहना है पापा मंडे से फ्राइडे तो हम लोग मेट्रो में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, एयर कंडीशन में घूम लेते हैं, और आपको क्या लगता है मैं एक कार क्यों खरीदूं? वर्ल्ड की बेस्ट कार सोफर ड्रिवन इज एट माय कमांड। सोफर वर्ल्ड की कौन सी कार होना, वो कार में बैठ के घूमते हैं। वाई वी स्टिक टू वन कार। और एट अ कॉल है, फोन करके ऊपर से नीचे उतरते हैं, गाड़ी पोर्ट्स में खड़ी मिलती है। सो कार खरीदना क्यों? देखिए एक पहले कहावत थी कि फूल्स बिल्ड होम्स, वाइज पीपल लिव इन इट। यस, अब कार के लिए भी यही हो जाएगा कि यार तो Fools buy cars, whereas wise men use the cars. Yes, ऐसा ही हो जाएगा। आप देखना लोग बोलेंगे नहीं। जी, ये ट्रेंड हम देख रहे हैं सर, इवन नागपुर जैसे शहर में हम देख रहे हैं कि आप एक ओला या उबर मंगा लीजिए और चलिए फिर, आपका इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं होगा, नंबर 1, आपका शॉफर को पैसे देने की जरूरत नहीं, ऑल दिस आर इंक्लूडेड। अरे मेंटेनेंस का इशू, जी मेंटेनेंस का इशू वो भी नहीं है, ट्रैफिक में पहुंच रहे हो भी। जी सर, एक सवाल और जहन में आया, वो ये है कि महिलाओं की क्या भूमिका रहेंगी खासकर इस इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने के लिए, या फिर बाद में कहिए उनके लिए एक नया द्वार खुल रहा है क्या? देखिए महिलाओं का 2-3 इशू है, मैं हर जगह समझाना चाहता हूँ। एक तो सारा ऑनलाइन हो गया है और पूरा इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई है, तो वो अपने पति के साथ मिलकर वो घर से बैक ऑफिस कंट्रोल कर सकती है। पति फ्रंट ऑफिस देख रहा है, परचेज सेल वो देख रहा है, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारा औरत घर से बैठ के कर रही है। ये व्यापार कैसे हो सकता है? ये बहुत सुंदर व्यापार है। मैं आपको एक लेडी का बताता हूँ। दिल्ली की लड़की थी, शादी होके आ गई। अब वो जब अपने मैके जाती, वहाँ के 2-4 मार्केट के जो बड़े लोग हैं उसके साथ टाई अप कर रही है। जो नया आइटम आया वो मोबाइल पे फोटो खींचती, और फोटो खींच के जो वहाँ का रेट है वही रेट पे वो अपनी साइट पे अपलोड कर देती। उसके साथ टाई अप है कि भाई मेरा 20% कमीशन, वो अपलोड कर देती। उसको मेल आते ऑर्डर के, और वो मेल उनको फॉरवर्ड करती, वही माल सप्लाई करते, पेमेंट ले लेते जी, और ये जब मैके जाती हिसाब करके आ जाती। इन्वेस्टमेंट की कोई झंझट ही नहीं, कोई झंझट नहीं। आप देखेंगे ट्रेडिशनल, अभी देखिए एक है ना स्वदेशी भी मुहिम चल रही है, साइलेंटली चल रही है मगर चल रही है। आप देखेंगे अगर हमारे पारंपरिक व्यंजन अगर महिलाएं घर में बनाती है और उसको अपनी साइट पे फेंक देती है, डिस्प्ले करती है, फेसबुक पे कर देती है, उसको वर्ल्ड से ऑर्डर आने लग जाएंगे। हमारे भारतीय लोग पूरे विश्व के हर देशों में पहुंच गए और उनको हमारे व्यंजन की एक टेस्ट है, हमारे कपड़ों का, हमारे कल्चर का वहाँ एप्रिसिएशन है। तो ये हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो महिलाओं को सोचना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, या बेबी सिटिंग, जो बड़ी कॉलोनी में रह रहे,
अगर हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो उनके बच्चों को अपने घर में बुला लिए। अगर सीनियर सिटीजन्स उनके यहाँ है, इनको तकलीफ है कि माँ बाप का क्या करेंगे, उनको अपने घर बुला लिए, दिन भर उनके साथ खेल कूद करते रहे, चार्जेस लगा लिए, और शाम को जब पेरेंट्स आ गए वो अपने माँ बाप को ले जाएं या अपने बच्चों को ले जाएं। ये सब न्यू जनरेशन के ट्रेंड्स स्टार्ट होने वाले हैं। और ये सब चीज़ सोचना चाहिए। ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज में इस किस्म के ट्रेंड्स है। तो हमको ये हम जब चर्चा में लाएंगे तो हमारे लोगों को समझेगा कि व्हाई नॉट डू ऑल दिस थिंग। हाँ, बिगड़ता तो कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट तो ही नहीं कुछ। जी सर, अल्टीमेट अगर इसका कोर सेंटर निकाला हमने बिजनेस का तो वो है पैसा। तो एक बिजनेसमैन चाहे छोटा हो बड़ा हो, व्यापारी, रिटेलर, होलसेलर, कोई भी हो, या एक कॉमन मैन हो, तो इसने पैसे को लेकर किस तरह वैल्यूएशन करनी चाहिए कि मुझे कितने पैसे की ज़रूरत है, किस अंदाज में बिजनेस करना चाहिए ताकि वो लाइफ भी एंजॉय कर सके और साथ साथ में बिजनेस में भी फायदा हो। देखिए साहब, आप लक्ष्मी से सरस्वती नहीं जीत सकते, मगर सरस्वती से लक्ष्मी जीत सकते। वेल सेड। आपके पास नॉलेज और टेक्नोलॉजी, ये दो चीज आज मूल है। पैसा जितना है उतने पैसे में काम हो क्यों नहीं सकता। मेरा पानी का व्यापार है, कितने रुपए लगे? इट इज मोर ऑफ ए सर्विस ओरिएंटेड। मेरे पास पैसे कम थे, मैंने पानी का धंधा किया, उसमें पैसे ज्यादा लगते नहीं, मेहनत ज्यादा लगती। तो मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति सिर्फ पैसे को देखता है, दिमाग से काम करो। पैसा अभी जो है स्मार्ट बन के पैसे कमाना है, पैसे लगा के पैसे कमाने वाले दिन गए। तो आप स्मार्ट रह के कैसे पैसे कमा सकते हो, यानी सरस्वती, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इससे आप कैसे कमा सकते हो वो आइडिया होगी। और उसके लिए आपको एक्सपीरियंस्ड आदमी के पास जाना पड़ेगा। आज हो क्या रहा है कि हमारे टीचर्स ज्ञान दे सकते, वो टीचर ने व्यापार थोड़ा किया, वो ज्ञान का बिजनेस एप्लीकेशन कैसे होगा ये तो कोई व्यापारी बताएगा जी। मगर हम उससे चर्चा नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे आएंगे जी। तो मेरा ऐसा कहना है, पैसा लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर सिर्फ पैसे से ही व्यापार होगा ये भी जरूरी नहीं। दिमाग से, तो दिमाग से होना। सरस्वती पे विश्वास रखिए, ज्ञान, नॉलेज, टेक्नोलॉजी जो है, ये दो चीज से यू कैन डू वंडर्स। राइट। मतलब लाइफ भी जी रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो और पैसा भी कमा ले रहे हो। यस। चलते चलते एक मैसेज अगर आप देना चाहोगे क्या रहेगा सर? नहीं, मेरा कहना है कि पैसा कमाने के लिए व्यापार नहीं करना। व्यापार करने के सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों से व्यापार करो। जो पैसा कमाने के लिए व्यापार करेगा और अगर उसको नुकसान हो रहा होगा तो अनएथिकल, तो वो अनएथिकल काम करेगा जी। सो इलीगल, इमोरल एंड अनएथिकल, ये तीन शब्द आपके आसपास, ये कोरोना वायरस है व्यापार के, इनको बिल्कुल आसपास नहीं आना चाहिए। और कितना कमाना ये भी तय करो। जितना कमाना है जीने के लिए, अच्छा जीवन जीना जरूरी है, अच्छे पैसे कमाना जरूरी नहीं है। ये समाज में गलत प्रथा है कि पैसे वाला बड़ा हो गया, बड़ा ज्ञानी क्यों नहीं हो सकता। हम बोलते हैं यार वो आदमी बड़ा है, क्यों? पैसा है। अरे वो आदमी बड़ा क्यों नहीं जिसके पास ज्ञान है, जिसका नाम बड़ा है। राइट। सो पैसा कमाना शायद आसान हो सकता है, नाम कमाना बहुत कठिन है। तो अनइथिकल, इमोरल काम न करे, इलीगल काम न करे, आपका नाम बड़ा होगा। नाम बड़ा होगा तो आप शहर में बड़े हो जाओगे, पैसे बड़े से नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस फिलॉसफी के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि जो दर्शक है इस पॉइंट पर ज़रूर ध्यान देंगे और नॉलेज को भी उतनी तवज्जो देकर ये लाइफ में एक बेहतर समाज से लाइफ जिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।